Yeah, so welcome to the NAEDCO Mahi convention. We have our two dignitaries with us from the finance sector. So first I'd like to ask some question to Mr. Jyoti Prakash Gadia from Resurgent India Limited. I also chair the finance function in the NAREDCO, and plus me and Preeti ji, we have started Finance Facilitation Center. This center is basically facilitating all the real estate developers in case if they are facing any of the financing issues. So this is what we do. So sir, जैसे आपने देखा है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो अभी कोविड के बाद इट्स नॉट जो रियल एस्टेट सेक्टर इट्स नॉट अपसर्जिंग, लोगों की डिमांड नहीं आ रही है एंड अभी ना इतना ज़्यादा बैंक भी लोन देने को तैयार नहीं है. तो हाउ डू यू थिंक दैट मतलब जो सेक्टर है रियल एस्टेट विद बैंकिंग, बिकॉज दे बोथ आर इंटरमिंगल्ड, सो दे वुड कोप अप विद द पैंडमिक एंड देन अपसर्ज द इकोनॉमी? खाली प्रीति जी यहाँ बैठी हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ में, तो खाली 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि फाइनेंस और रियल एस्टेट का कितना गहरा संबंध है. पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. 1 रुपये यदि कोई बिजनेस में लगाता है तो ये लोहे का काम करता है, कोई आयरन स्टील का काम करता है तो वो 3 रुपये का धंधा करता है. कोई 1 रुपये लगाता है, कोई NBFC चालू करता है, वो 9 रुपये का काम करता है. कोई जो ठेकेदार होते हैं ना, जो रोड बनाते हैं, जो रियल एस्टेट जो रोड वगैरह ठेकेदार होते हैं, वो 1 रुपया लगाते हैं तो वो 15 रुपये का काम करते हैं. रियल एस्टेट वाले यदि 1 रुपया लगाते हैं तो 27 रुपये का काम करते हैं. सो दिस इज़ द मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ऑफ द मनी दैट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री ब्रिंग्स इन द इकोनॉमी. दैट भी हम बोलते हैं कि सर थोड़े से पैसे लगा के यदि आप इकोनॉमी में यदि आप बूम देखना चाहते हैं, यदि आप एम्प्लॉयमेंट देखना चाहते हैं, यदि आप 300 इंडस्ट्रीज़ का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, तो आप थोड़े से पैसे लगा के यदि आप देश को यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कहाँ पैसे लगाएंगे आप? तो दिस इज़ वेयर द रियल एस्टेट इंडस्ट्री कम्स इन टू द पिक्चर. बिकॉज हमारा मनी मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो है वो इतना ज़्यादा है. बिकॉज हम 1 रुपये लगाते हैं, मेरे 300 इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट होती है. इट इज़ ऑल जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, इट इज़ ऑल हाथ से काम करना होता है. तो लुक एट द इम्पैक्ट एंड दी हैव और हैव नॉट्स के बीच का जो गैप है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री सबसे अच्छे से पूरा कर सकता है. प्लस रोटी कपड़ा मकान हम जिसको बात कहते हैं आज के दिन में. तो आफ्टर कोरोना जो आपने बताया कि रियल एस्टेट की जो डिमांड है, मुझे लगता है कि इन दी कमिंग टाइम्स रियल एस्टेट की जो रेसिडेंशियल डिमांड है वो डेफिनेटली एट दी पीक है और धीरे धीरे करके बढ़ रही है. बिकॉज लोगों की ज़रूरतें अब बढ़ गई है. लोग ने 2 साल उन्होंने घर के अंदर रहा है, तो जो आदमी पहले 2 BHK में रहता था उसको 3 BHK की रिक्वायरमेंट है. जो 1 BHK में रहता था उसको 2 BHK की रिक्वायरमेंट है. बिकॉज अब उसके बच्चे या उसके परिवार वाले भी अब घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. सो द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट स्पेस हैज़ इंक्रीज्ड एंड नाउ द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट स्पेस विल ऑल्सो इंक्रीज्ड. सो विद दैट रिक्वायरमेंट एंड द स्पेस हैज़ इंक्रीज दैट वे. और अब लोगों ने लास्ट 6 साल से जैसा रियल एस्टेट का तरीका देखा है कि अब कोई लोग अब नक्शे में माल नहीं खरीदते हैं, अब फिनिश प्रोडक्ट लोग लेना चाहते हैं. जब लोग फिनिश प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा रियल एस्टेट डेवलपर की जो फाइनेंसिंग वाली जो आप बात कर रहे थे, अब वो फाइनेंशियल क्लोजर पैसा लाना अब इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया. बिकॉज लोग जब तक आप माल बनाएंगे नहीं या जब तक सब्सटेंशियल आपका जब तक नहीं बनेगा उस समय तक माल नहीं बिकता है. तो इसका मतलब आपको लगभग 70-80% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको पहले पैसा लेके आना पड़ता है. और अब रेरा आने से क्या हो गया कि आपके पैसे इस प्रोजेक्ट के पैसे उस प्रोजेक्ट में नहीं लग सकते और इसके पैसे उसमें नहीं लग सकते. सो अब धीरे धीरे करके रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 2 चीज़ें अब देखने को मिल सकती है. एक कंसोलिडेशन की तरफ जाएगा. बिकॉज अब किसी के पास लैंड है, कोई कंस्ट्रक्शन कर सकता है, कोई मार्केटिंग कर सकता है. पहले क्या था कि सिंस लैंड की प्राइसेस इतनी फटाफट बढ़ रही थी तो मैं दी डिले भी करता था, मैं दी इनएफिशिएंट भी होता था. तो आई वॉज रिवॉर्डेड फॉर दैट. बिकॉज पड़ी चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे. तो यदि पड़े दाम बढ़ रहे हैं तो मैं क्यों काम करूँगा. अब वैसा नहीं है. अब आपको यदि रिटर्न लेके आना है यदि पैसे के अंदर, तो आपको जल्दी काम करके आपको रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा. तो आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप बिजनेस करेंगे, आपका रिटर्न उससे होगा. इसका मतलब बिजनेस एफिशिएंसी हैज़ नाउ टेकन एन इम्पॉर्टेंट रोल. So now financing, fund closure, financing of the project, finance planning, all these things, छोटे छोटे खर्चे, फाइनेंस के रुपए यदि एक दिन भी यदि प्रोजेक्ट डिले होता है या पैसे यदि आपको राइट टाइम पे एक दिन भी नहीं मिलते हैं तो द इंटायर प्रोजेक्ट गेट लॉस फॉर अनदर 2 to 3 months. 3 महीने यदि आपके प्रोजेक्ट यदि डिले हो जाता है तो लुक अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट दैट इज गोइंग टू क्रिएट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. जब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट क्रिएट होगा तो आपकी इंटायर जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दी जो प्रोजेक्ट है उस पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा. सो दिस इज़ वेयर द फाइनेंस रियल एस्टेट इंडस्ट्री आज के दिन में एफिशिएंसी इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री एवरीथिंग इज सो मच इंटरलिंक्ड टुगेदर.
हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रीति मैम से। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अब जैसे रेरा आ गया है, फिर 5 साल पहले जीएसटी भी आया था, तो हाउ डू यू थिंक दैट जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो रियल एस्टेट बिजनेस को कितना भी इम्पैक्ट कर पाए हैं और क्या होना चाहिए? Thank you so much for the lovely question. First of all, वेलकम टू नरेटको माही's फर्स्ट कन्वेंशन। और जैसे ज्योति जी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि फाइनेंशियल फैसिलिटेशन सेंटर जो है हमने नरेटको और रिसर्जेंट इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है, जो चुनौतियां बिल्डर्स को, डेवलपर्स को रियल एस्टेट सेक्टर में फाइनेंस को लेकर, फंडिंग को लेकर आ रही थी, अब उनको और सारे परेशानियों को दूर करने के लिए रिसर्जेंट इंडिया हैज़ ब्रॉट लॉट ऑफ सॉल्यूशंस एज पर एवरीबडीज़ रिक्वायरमेंट। बहुत सारे कस्टमाइज सॉल्यूशंस हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जीएसटी और रेरा आने के बाद इनिशियली वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ चेंज, बट चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द लाइफ। अगर आपने हमारे नरेटको नेशनल प्रेसिडेंट का ओपनिंग सेरेमनी का स्पीच सुना हो तो उन्होंने ये कहा कि पहले जो बिल्डर की छवि थी वो ये थी कि जिसे कोई काम नहीं आता वो बिल्डर बनना चाहता है। आज वो छवि बदल गई है। आज MBA, PhD होल्डर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स सब बिल्डर बनना चाहते हैं बिकॉज ऑफ GST एंड रेरा। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST एंड रेरा वी हैव बिकम अ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। So of course, the implementation of GST and RERA was little difficult for people to adapt and practice, but it has made us a more organized sector in a long run. एक और क्वेश्चन है मेरा कि इंडिया में 90% इनफॉर्मल इंडस्ट्री है और वो मेनली जो इंडस्ट्री है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आती है। तो हाउ डू यू थिंक कि आप लोग उस चीज़ को कम कर सकते हैं कि वो फॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सके और हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके? फॉर्मलाइजेशन इट इज़ द डिमांड ऑफ द डे। गवर्नमेंट ने 3 इनिशिएटिव लिए हैं इस इनफॉर्मल को फॉर्मल करने के लिए। पहले तो उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाल दिया। प्रेशर ये डाल दिया कि 20 लाख से ऊपर का यदि आपका बिजनेस है तो आपको GST एग्जेम्प्ट नहीं है। इसका मतलब 20 लाख से ऊपर होने से आपको GST रिटर्न फाइल करना है। जब आपको GST रिटर्न फाइल करने के लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है तो गवर्नमेंट आपसे पूछती है कि आपके पास ना आधार कार्ड, आपके पास उद्यमी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। जब अपने को लगता है उद्यमी रजिस्ट्रेशन आ गया, जब मैं MSME में रजिस्टर ही हो गया हूँ, तो एक तरीके का मेरा एक सेमी फॉर्मल एक तरीके का स्ट्रैटेजी उस दिन ही फॉर्म हो जाती है। फिर गवर्नमेंट ने बोला यदि आपको इनकम टैक्स विच इज़ अराउंड माने 32% या 35% के हिसाब से इंक्लूडिंग ऑल दी सरचार्जेस एवरीथिंग जो इनकम टैक्स लगता है, यदि आपको 25% के स्लैब में आना है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP फॉर्म करनी पड़ेगी, तो ही आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो वो सेक्टर के लिए अभी इंसेंटिव है कि 8% का मेरे को इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा यदि मैं थोड़ा सा फॉर्मल स्ट्रक्चर में जाता हूँ। तो ये तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हुआ है कि सर कि जो फॉर्मल को इनफॉर्मल को फॉर्मल में लेके आने के लिए। रिगार्डिंग एनीथिंग सर, आज के दिन में जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिस भी हम बड़ी कंपनीज़ के लिए जिसके लिए भी हम काम करते हैं, यदि हम उसको GST रिटर्न नहीं देंगे तो उसके लिए वो इनपुट कॉस्ट का वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा। तो the order giving companies are compelling the smaller companies to get into the formalized structure. It means आज हमने जो ताना बाना बूंद दिया हमारे इकोनॉमी के लिए, अब वो समय ज़्यादा दूर है नहीं कि और जितना हमारा एक्सपीरियंस है हम देख रहे हैं कि जितना भी इनफॉर्मल वाले लोग फॉर्मल के ऊपर या तो कन्वर्ट हो रहे हैं या बंद हो रहे हैं, या तो वो बंद हो जाते हैं बिकॉज उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, बिकॉज दे कैन नॉट इवन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दिस टैक्सेशन स्ट्रक्चर एंड बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रक्चर एंड बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर दैट वी हैव इन लाइन। तो इसका मतलब तो दैट इनफॉर्मल फॉर्मल इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइम। इट काफ़ी फास्टनेस से मेरे को लगता है कि इन दोनों के बीच में आपस का गैप कम हो रहा है और धीरे धीरे करके इससे 1-2 साल की और बात है, तब तक ये कम हो जाएगा। से इंडिया हैज़ टू मूव टुवर्ड्स दैट। Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you.